नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी फार्मा में। मैं हूं फार्मासिस्ट चंदन। आज जो है हम डिस्कस करने वाले टॉपिक या सब्जेक्ट वो है फार्माकोग्नोसी, क्योंकि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो है लास्ट पेपर ये बचा हुआ है जो 30 जून को होने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद। ठीक है ना। तो आपने अभी तक तो पीसी फार्मा से अलग अलग वीडियो लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट पे देखा और बहुत हेल्पफुल भी हुआ, ये हमें फीडबैक मिला। और मैंने भी देखा कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बहुत से वीडियो से संबंधित टॉपिक उसमें आए थे और आप लोगों ने लिखा भी, ये मुझे पूरा यकीन है ना। ओके। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ शुरू में ही वीडियो के कि आप लोग जो भी हमारे वीडियो पे एक बार भी आए हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर या बी फार्मेसी वाले, वो प्लीज़ निश्चिंत रहें। मैं 2-4-10 दिन बाद से डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीसीआई कवर करने वाला हूँ इसी चैनल पे, और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और पेपर जो अगला 1 साल बाद फिर से होगा उसमें आसानी से एकदम क्लियर कर पाएंगे, सब चीज़ें पास हो पाएंगे। ठीक है ना। और अपना डिग्री यथावत समय 2 साल बाद आप पा लेंगे, क्योंकि भैया फेल होने पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, आप भी जानते हैं, है ना, क्योंकि बैक पेपर्स देने पड़ते हैं बार बार। ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा मुझे बताना था, जो मैं और वीडियो लेक्चर में बताना भूल गया था। ठीक है ना। तो आप जुड़े रहेंगे कंटिन्यूअस, तो हम सेकेंड ईयर का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे अपने। ओके, चलिए समझते हैं बात क्या है अब आगे। हाँ, ये मुझे कहना है पहले की बात कि मैंने फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड एक वीडियो जो है पेपर पर्पस से ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द फार्माकोलॉजी, जिसमें क्वेश्चन था डिफिनीशन इन टर्म्स इम्पोर्टेंट लाइक फार्माकोग्नोसी से संबंधित लगभग 30-35 टर्म्स मैंने एक हफ्ते 10 दिन पहले ही 17 जून या 18 जून को मैंने अपलोड किया हुआ है। आप इस चैनल के प्रोफाइल में जाके डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 पहले। उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट देखना है, जिससे आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आएंगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ें हैं। ओके। वैसे आपको वीडियो में मेरे चिड़िया की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई देती होगी, जो भाई अब आती हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा बना देती हैं वीडियो को, अट्रैक्टिव हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब चिड़िया तो चिड़िया है। ठीक है ना, उसे कहा नहीं जा सकता कि नहीं चुप रहिए जी, है ना। तो चलिए ठीक है, और पेपर के लिए पहले से ऑल द बेस्ट, और चीज़ें समझते हैं हम एकदम सटीक तरीके से पीसी फार्मा के चैनल पे। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दिया करिए, और आप लोग अगर पेपर अच्छा जाए तो प्लीज़ पेपर के बाद कमेंट सेक्शन में एक बार आके ज़रूर फीडबैक दे दिया करिए। ठीक है, जिससे हमें अगले पेपर का कैसे क्या करना है, आगे के सिलेबस के लिए क्या करना है, हम थोड़ा सा उत्साहित होंगे और चीज़ें हमें समझ आएंगी कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। कम से कम पता तो चलना चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ओके ठीक है भाई। तो देखते हैं, तो वो फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, जिससे आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैं बनाने वाला हूँ पार्ट 2 फार्माकोग्नोसी का वीडियो लेक्चर। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए जो चीज़ें नोट वाइज मैं समझाऊंगा, पहली चीज़ें क्या समझाऊंगा, उसमें देखेंगे तो आप टर्म्स आपको मिलेंगे ढेर सारे नोट्स, जो 60 नोट आपको पेपर में दे देते हैं लोग लिखने को, तो उससे संबंधित वहाँ पे सब चीज़ें क्लियर की गई हैं। पेपर आप देखना चाहें तो अगर देख सकते हैं, जैसे ये सब चीज़ें ग्लाइकोसाइड के बारे में लिखिए, और ओमेगा फैटी एसिड के बारे में लिखिए, एलोवेरा के बारे में लिखिए जेल, और ये डिफिनीशन जैसे ऑक्सीटॉक्सिक है, कार्मिनेटिव है, डायूरेटिक है, कार्डियोटॉनिक है, एंटी मलेरियल है, एंटी हाइपरटेंसिव है, ये सब फर्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको सॉरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी एकदम प्रॉपर, है ना। जो फार्माकोग्नोसी फर्स्ट नाम से मैंने अपलोड किया हुआ है, आप पीसी फार्मा चैनल पे खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके भाई। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एल्कोलाइट क्या है, तुलसी पे नोट लिखिए, ये सब चीज़ें, एडल्ट्रेशन, वोलाटाइल आयल क्या है, ये सब चीज़ें मैंने बताया है, और तो और यूज भी उसमें पता है और एग्जाम्पल पता है। 3-4 चीज़ें आप वहाँ पे देख पाएंगे। 60 नोट लिखने को, 60 नोट, डिफिनीशन, यूज़, या इसी को एप्लीकेशन भी लिख देता है भाई, एप्लीकेशन, एंड क्या बचा, एग्जाम्पल्स। ये भर भर के उस वीडियो में एकदम दे दिया गया, एकदम पर्याप्त। आप उसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा और पेन कॉपी लेके लिखते रहिएगा, और तो आप चीज़ें प्रॉपर समझ जाएंगे, है ना। ओके। तो ये मैंने इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा भाई, और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसी वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। चलिए अब इस पे लेक्चर में मैं क्या समझाने वाला हूँ ये देखते हैं फटाफट हम लोग, है ना। चलिए बिना देर किए हुए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए देखिए क्या है, मैंने इसमें देखिए मेन मेरा हेडलाइन क्या है, नोट फॉर एग्जाम पर्पस ऑफ फार्माकोग्नोसी, और या फिर और बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, ये नोट्स जो है इंपॉर्टेंट है आपके फार्माकोग्नोसी के उद्देश्य से। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, आपके फार्माकोग्नोसी के जो सब्जेक्ट दिया गया है थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि हो सकता है नोट ऑन हिस्ट्री अबाउट फार्माकोग्नोसी दे दे शॉर्ट नंबर में, तो थोड़ा सा आप जानते रहेंगे। और प्रेजेंट स्टेटस या फिर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, इन तीनों टर्म में से एक चीज़ जरूर पूछेगा आपको। और ये देखिए इतना, एक पेज और दो पेज में ये पूरी चीज़ें क्लियर है, ठीक है भाई। तो आप एकदम देख लीजिए फटाफट चीज़ें, चंदन जी ने आपके लिए तैयार किया है। देखिए 3 चीज़ें मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, हिस्ट्री फार्माकोग्नोसी का, प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। प्रेजेंट स्टेटस का मतलब इस समय फार्माकोग्नोसी का क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई। जैसे हम लोग स्टेटस लगाते हैं ना, सैड हो गया है, मोटिवेटेड हो गया, ये बर्थडे है, ये खुशी है, ये गम है, तो स्टेटस स्थिति मतलब वैसे ही फार्माकोग्नोसी की क्या स्थिति चल रही है, दुखद चल रही है कि सुखद चल रही है ना, मतलब अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है, कम यूज़ हो रहा है। और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने बड़े लेवल पे ये चीज़ें वर्क कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं आप। तो देखिए शुरू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का इतिहास क्या रहा है। फार्माकोग्नोसी का इतिहास से मतलब है जो ये फार्माकोग्नोसी शब्द दिया गया है, आपको उस वीडियो लेक्चर में सब चीज़ डिफिनीशन मिल जाएंगी कि स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, सीधे सीधे जो बोलते हैं। तो इसका आखिर क्या रोल रहा है लंबे समय से, कैसे 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 इसमें बदलाव आते गए, किन किन लोगों ने योगदान दिया, और इसके वजह से आज फार्माकोग्नोसी का इतना बड़ा फील्ड है कि आयुर्वेदिक ये सब चीज़ें चल रही हैं। और भाई धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमारे बारे में या अपनी चेष्टा को, अपनी चेतना को उजागर किया और ऐसी ऐसी चीज़ें खोज की कि हम लोग ऐसी चीज़ें पढ़ पा रहे हैं और उसका यूज कर पा रहे हैं। बहुत ही प्राणदायक चीज़ों का उन्होंने खोज किया, बताया हम लोगों के लिए, ठीक है ना भाई। हाँ, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, दिस हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी और इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज़ वेरी ओल्ड। जो हिस्ट्री है, कोई भी हिस्ट्री रहता है वो पुराना ही होता है, तो वैसे ही मेडिसिनल प्लांट या इंडियन फार्माकोग्नोसी या कोग्नोसी का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है। बिफोर 3500 BC, 3500 BC, लगभग 3500 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, लगभग 3500 वर्ष पहले, ठीक है। द क्यूरेटिव वैल्यू ऑफ प्लांट हैज़ बीन मेंशन इन ऋग्वेदा, और जो क्यूरेटिव वैल्यू, क्योर मतलब ठीक करना, जो ठीक करने की पावर है, वैल्यू है, अहमियत है पौधों का, वो मेंशन किया गया है हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद में। 4 वेद पाया जाता है, मतलब लिखा गया है। वेद जो है वो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। तो जिसमें से 2 वेद जो ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी प्लांट्स की ऐसी अहमियत लिखे गए हैं जो हमें ठीक करते हैं, हमारे शरीर से संबंधित बीमारियों को ठीक करने का मतलब, सीधी समझ आया। इट इज़ अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी या मेडिसिनल प्लांट बिफोर 3500 BC। द क्यूरेटिव वैल्यू प्लांट हैज़ बीन मेंशन इन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद, 2 वेद में ये मेंशन किया गया। एंड इसका हिस्ट्री भी ये भी लिख सकते हैं, वेरी इफेक्टिव फेज आर इन ओल्ड टाइम्स, ऐसे ऐसे सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए फार्माकोग्नोसी इज कॉल्ड मदर ऑफ फार्मेसी। फार्माकोग्नोसी को फार्मेसी की माता कहते हैं, जननी कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? जननी का मतलब ये होता है उत्पन्न करने वाली, फादर का मतलब है उस पर वर्क करने वाला, उसमें उनका बहुत अहम रोल होता है। लेकिन जहाँ मदर लिख दिया, जननी लिख दिया, इसका मतलब है कि सीधे सीधे उत्पन्न करने वाली, यानी फार्मेसी को उत्पन्न करने वाली जो सब्जेक्ट है, जो स्कोप है, एक फील्ड है, उसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज कॉल्ड मदर ऑफ फार्मेसी। ये सब चीज़ें अगर आप लाइन्स लिखिएगा पेपर में ना भाई, तो हाईलाइटेड करके लिखिएगा, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, भाई बंदे में दम है जिसने भी पेपर लिखा है, ऐसा सोचेगा जरूर एक बार वो, है ना। द टर्म और वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाई C.A. सिडलर इन 1815। जो शब्द फार्माकोग्नोसी है सबसे पहले C.A. सिडलर जी ने 1815 में बताया था, या फिर परिचय दिया था कि हाँ भाई इस नाम से भी हम एक चीज़ों को जान सकते हैं जो कि पेड़ पौधों के अध्ययन के बारे में, उससे संबंधित दवाई के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज डिस्को राइट। जो फार्माकोग्नोसी के फादर हैं
हो सकता है एक नंबर में आपसे पूछ दे भैया, याद रखिएगा, जो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं वो डिस्कोराइड हैं, ठीक है ना, और मदर ऑफ फार्मेसी फार्माकोग्नोसी है। द इंडियन फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज डॉक्टर चंद्रकांत कोकटे या कोकाटे, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा खोज किया या उन्होंने बताया या उसको फैलाया, परचम फैलाया जैसे बोलते हैं ना, तो वो हैं डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे जी, ठीक है। उसके बाद है पैपरस इवर्स, ये क्या है, एक शब्द दिया गया है, इसमें देखिए ढेर सारे साइंटिस्टों का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में भाई जिन्होंने काम किया है उसके संबंधित उसका सबका नाम लेना चाहिए, और लेना ज़रूरी है भाई। उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया अपना अहम समय, जो हम फ़ोन में यूज करके ऐसे फालतू इधर उधर कर दे रहे हैं, वो उन्होंने इस खोज में यूज किया, ठीक है। एन ओल्ड डॉक्यूमेंट, पैपरस इवर्स एन ओल्ड डॉक्यूमेंट रिटन बाय इजिप्टियंस, ये एक नंबर में पूछ सकता है, द डॉक्यूमेंट रिटन बाय इजिप्टियंस, तो आप लिख देंगे पैपरस इवर्स, है ना। एन ओल्ड डॉक्यूमेंट रिटन बाय इजिप्टियंस इन विच अवेयर टू द मेडिसिनल यूज ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल्स, जो पैपरस इवर्स एक डॉक्यूमेंट, एक किताब है जो इजिप्टियंस द्वारा, इजिप्ट में रहने वाले लोगों के द्वारा लिखा गया, उसमें ढेर सारी दवाइयों के बारे में, उसके यूज़, पौधों और जानवरों से पाए जाने वाले, इनके बारे में लिखा गया है। हाँ, अगला नाम क्या है, सेनुंग, ये चाइना के हैं भैया, सेनुंग टिंग टोंग ऐसे करके, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, सॉरी। ही इज़, मुझे क्या सबको नहीं आती होगी जो मेरे देखते होंगे वीडियो लेक्चर। सेनुंग, ही वॉज रिटन ओल्डेस्ट हर्बल बुक पेंटिसाओ, पेंटिसाओ, इन्होंने एक बुक लिखा था पेंटिसाओ, इस नाम से बुक थी। इन दिस बुक इंक्लूड 365 ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स, इस बुक में लगभग 365 दवाइयाँ लिखा गया था सेनुंग के द्वारा, जो कि पौधों से, जानवरों से और खनिज से पाया गया था। तो सेनुंग ने भाई इतनी चीज़ें लिखी थी दवाई के बारे में कि हाँ भैया ये दवाई है, इसका ये यूज़ है, और सही बात है भाई, इतना 365 दवाइयाँ नाम लिखने में भाई बहुत, यहाँ हम लोग को 10 नाम याद नहीं हो रहा है, 365 दवाइयों का नाम इन्होंने लिख दिया है ऐसे कि इसका ये खोज है, इसका ये ज़रूरत है ना। एरिस्टोटल, ही वॉज नोन फॉर हिज स्टडीज़, ये जाने जाते हैं इन अध्ययन के लिए एनिमल किंगडम के लिए, जो जीव जगत का अध्ययन किया था इन्होंने, उस कैसे कैसे बांटा जाता है ये सब चीज़ें, है ना। एरिस्टोटल, थियोफेस्टस, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु जिसे बोलते हैं, एरिस्टोटल के ये स्टूडेंट थे थियोफेस्टस। ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ बॉटनी, इन्हें हम फाउंडर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता के रूप में जानते हैं, या उसके पिता के रूप में जानते हैं थियोफेस्टस जी को। मैनी अदर साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड फार्माकोग्निस्ट्स आर गिवन हिज ओन थियरी एंड डिस्कवरी एंड आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फार्माकोग्नोसी हिस्ट्री, बहुत से और साइंटिस्ट हैं और फिजिशियंस हैं या फार्माकोग्निस्टिक हैं, मतलब फार्माकोग्नोसी के जानकारी जिनको हो, इन्होंने अपने ढेर सारे थियरी और डिस्कवरी खोज दिए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण रोल फार्माकोग्नोसी के हिस्ट्री में है उनका, ठीक है ना। आल एस, ठीक है, बात खत्म, ये मैंने बात को यहाँ पे ख़त्म कर दिया हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है। तो बहुत से साइंटिस्टों ने, फिजिशियन ने, फार्माकोग्निस्टों ने अपना मत, अपनी थियरी, अपनी खोज दिया है, और थैंक्स टू ऑल, ओके। अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा होने वाला था, उस क्वेश्चन में था प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, इस समय फार्माकोग्नोसी का देश में या विदेश में क्या महत्व है या क्या परिस्थिति चल रही है। तो एट दिस टाइम मैनी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन स्टडी एंड रिसर्च रिलेटेड टू फार्माकोग्नोसी, ऐसा अब औरा बन गया फार्माकोग्नोसी का, या पहले से ही है, कि बहुत से इंस्टीट्यूट, संस्था और विद्यालय, कॉलेज, ये सब संस्थान जो है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन अब अध्ययन करवा रहे हैं और रिसर्च करवा रहे हैं फार्माकोग्नोसी से संबंधित, पढ़ाया भी जा रहा है और उस पर खोज भी की जा रही है, ठीक है। उसका दूसरा लिखा है ऑन दिस टाइम द स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी ऑन इंटरनेशनल लेवल वेरी ब्रॉड एंड इफेक्टिव, इसका जो है बहुत बड़ा और प्रभावशाली स्थिति हो चुका है या है फार्माकोग्नोसी का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है। छोटी छोटी लाइन से आप अपने सेंटेंस भी लिख सकते हैं, मैं बस समझाने के लिए लिख दिया हूँ, जरूरी थोड़ी है कि आप मुझे फॉलो करें, है ना। साइंटिस्टों के नाम वगैरह ये सब जानते रहिए, उनके चीज़ों को फॉलो करना है बस, हम तो बस उनको दोहरा रहे हैं हम लोग, है ना। इन इंडिया प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी इज़ वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव, इंडिया में जो स्थिति है फार्माकोग्नोसी का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है, बहुत यूजफुल है और
प्रभावशाली है। और भी स्कोप अगर लिख दें तो स्कोप अगर हम फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, स्टेटस अगर देख लें तो इससे हम प्रेरित होंगे और पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, तो उनका महत्व जानेंगे, तो हम पेड़ पौधे भी लगाना कहीं ना कहीं हो सकता है शुरू करें। वैसे कोई लगा तो नहीं रहा है भैया, है ना। अब कहेंगे आप लगाएं, मेरे यहाँ बहुत लगाया, मेरे बाबा जी हैं, उन्होंने 5-6 नीम के पेड़, आम के पेड़ 8-10 ऐसे सब लगाया हुआ है। ओके कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ाई नहीं है, लेकिन सबको भैया करना चाहिए, ज़रूरी है, एक के लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के क्या स्कोप हैं, है ना, क्या क्या इसके विज़न हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या फ़ायदे हैं। तो द स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फाइटोकेमिस्ट्री। जो फार्माकोग्नोसी का अध्ययन है ये बहुत आवश्यक है फाइटोकेमिस्ट्री के लिए। फाइटोकेमिस्ट्री बोलेंगे तो फाइटो मतलब पेड़ पौधे और केमिस्ट्री मतलब रसायन, यानी पेड़ पौधों के रसायन के बारे में जानने के लिए हमें फार्माकोग्नोसी पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो बाई इट, दूसरा पॉइंट, बाई इट पॉसिबल टू प्रॉपर स्टडी ऑफ क्रू ड्रग। इसके वजह से हम उचित तरीके से क्रू ड्रग के बारे में पढ़ सकते हैं। क्रू ड्रग यानी कि विच टाइप ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। तीसरा पॉइंट, एट दिस टाइम ब्रॉड, ये सब डिफिनीशन मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में अपलोड किया है, जो मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ। एट दिस टाइम ब्रॉड पॉपुलेशन आर डिपेंड्स ऑन द फार्माकोग्नोसी नेचुरल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। और बहुत इस समय बड़े पैमाने पे लोग, जनसंख्या जो है डिपेंड है, आधारित है फार्माकोग्नोसी पे ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी बीमारी को लेके, है ना। वी नो, अब किसी की बीमारी से मतलब ये है कि भैया फार्माकोग्नोसी, अभी बोल भी रहे थे मदर ऑफ फार्मेसी, क्यों बोल रहे हैं फार्मेसी? फार्मेसी मतलब जानते हो जहाँ दवाई बनाने की बात की जाए, सीखी जाए, पढ़ी जाए, ये सब चीज़ें फार्मेसी है। तो मदर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर नेचर नहीं रहेगा, नेचुरल चीज़ें नहीं रहेंगी, तो आप दवाई पा ही नहीं पाएंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे उससे सिंथेटिक वर्जन जो रिएक्शन वगैरह करा के और चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो सब नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास मेन स्रोत ही नहीं रहेगा तो, है ना। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है, वी नो अबाउट द ड्रग। हम ड्रग के बारे में जान पाते हैं, एंड इट्स थेराप्यूटिक यूज, दवाई के बारे में जान पाते हैं और उसके उपयोग के बारे में जान पाते हैं, दवा की तरह कैसे यूज होता है। वी नो अबाउट द कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जब हम फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं या उसके बारे में देखते हैं तो हमें कैसे मेडिसिनल प्लांट, दवाई वाले पौधों को बोना है, कल्टिवेशन मतलब वही खेती करनी है, और कलेक्शन इकट्ठा कैसे करना है, होने के बाद जब वो पक जाए, वो उसमें वो कैपेसिटी या प्रॉपर्टी आ जाए दवाई की तरह, तो कैसे उसे इकट्ठा करना है। उसके बाद है छठा पॉइंट, वी नो वेल द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। हम ये भी जान पाते हैं कि हमें दवाई कैसे बनाना है। आपके सिलेबस में दिया भी है लास्ट में, गुट्टिका, अस्वा, ये सब चीज़ें हैं ना, लेहा कैसे बनाया जाता है। वी नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। हम ये भी जान पाते हैं कि कैसे हमें प्लांट टिश्यू कल्चर उत्पन्न करना है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट मतलब पौधे और टिश्यू मतलब ऊतक, और कल्चर का मतलब होता है उसे उत्पन्न करना या उसको एक नया संस्कृति। संस्कृति का मतलब भी होता है कि एक ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हुए लोग बढ़ते आ रहे हैं, तो वैसे ही प्लांट टिश्यू कल्चर भी होता है। और स्कोप में ये भी है कि अवेयर टू द नेचर, हम नेचर के प्रति अवेयर भी होते हैं, कौन उसी का स्कोप, ये सब चीज़ें थी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। ओह सॉरी, हिल गया कैमरा, सॉरी। ओके, हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन होने वाला है, डिस्कस इन शॉर्ट द मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग। ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग का बारे में पढ़ना है, तो ये 3 मैंने लिख दिया है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, और एक ही पेपर में पूछेगा कहीं ना कहीं, जैसे पेपर में पूछा था, देखिए पहला क्वेश्चन, डिस्कस इन शॉर्ट मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ऐसे चीज़ें हैं। तो आप, मैं सबको इन तीनों को बता दूंगा आपको अच्छे से, आपको अच्छे से लिख लीजिएगा। सिलेबस में तो 5-6 दिया है, तो मैं और सबको भी हल्का हल्का सा हिंट दे दूंगा, है ना। चलिए मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लीजिए भैया। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझते हैं वर्गीकरण, वर्ग एक वर्ग में रखना, जैसे बोलते हैं ना पिछड़ी वर्ग, मध्यम वर्ग, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आप सुने समाज में भी कि मैं पिछड़ी वर्ग से आता हूँ। तो वर्ग का मतलब क्या है कि ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित, तो उनको एक साथ बोल दिया जा रहा है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन, वर्ग जो वर्गीकरण बोला जा रहा है, तो ऐसे कुछ सिमिलरिटी होंगे, कुछ सेम चीज़ें होंगी दवाइयों में भी, क्रू ड्रग में, जिनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, उसी को हम यहाँ पे क्रू ड्रग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, हमारी बात। क्रू ड्रग क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? एनी सिमिलरिटी ऑफ मैनी ड्रग्स इन क्रू ड्रग्स विच आर सिचुएटेड या लिस्टेड इन अ ग्रुप इज नोन एज क्रू ड्रग क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं एकदम, बस जैसा टॉपिक है वैसा जवाब,
बोलते हैं ना, ईंट का पत्थर जवाब से ऐसे चीज़ें बोलते हैं ना, जैसा है मतलब वैसे ही आप एक्शन लेंगे, है ना, जैसे टॉपिक है वैसे बताएंगे। तो देखिए मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ गए ना, एक ही ग्रुप में, लेकिन किसके आधार पर रखा गया है ये मतलब मैटर करता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे मार्फोलॉजिकल से मीन होता है कि एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द प्लांट्स, या किसी भी चीज़ का मार्फोलॉजी का मतलब यही होता है कि बाहर से क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या पता चल रहा है, उसी को मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। जैसे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मार्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल करेक्टर और प्लांट पार्ट्स। इस क्लासिफिकेशन में, इस वर्गीकरण में दवाइयों को, जो क्रूड ड्रग हैं, अरेंज किया गया है। अरेंज मतलब व्यवस्थित किया गया है, किसके अनुसार, मार्फोलॉजिकल या फिर एक्सटर्नल करेक्टर और प्लांट पार्ट्स के अनुसार। एक्सटर्नल करेक्टर वही मैं बोला था, बाहरी चीज़ों को देख के इस क्लासिफिकेशन में, इस वर्गीकरण में चीज़ों को अरेंज किया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ें लाइक क्या क्या, जैसे कि रूट, जड़ों को देख के, फूल को देख के, पत्तों को देख के, लकड़ी को देख के, बार्क को देख के, छाल और फल को देख के, और बीज को देख के, इन सब चीज़ों को देखते हुए बाहरी चीज़ों को हमने क्रूड ड्रग को वर्गीकृत किया है इस क्लासिफिकेशन में। कौन से क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। हाँ, जिसमें लिखा क्या है और आगे, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये जो वर्गीकरण है ये निर्भर करता है या आधारित है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग पे। ये चीज़ें मैंने उस वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया भी है, आप यहाँ पे भी समझ लेंगे, ठीक है ना। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड देखिए क्या बात हो रही है भाई, कंफ्यूज एकदम मत होइए, बस आराम सुनते जाइए। आप अभी तक पढ़े भी हैं, 1 साल से पढ़ ही तो रहे थे, बस हम लोग यहाँ पे चीज़ें क्लियर कट कर रहे हैं कि हाँ यही है एक्चुअल में, आपको जो याद है, और मेरा प्रयास मिलके एकदम विस्फोटक होने वाला है पेपर के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इट आल्सो कॉल्ड सेलुलर ड्रग, इसको सेलुलर ड्रग भी बोलते हैं, यानी कोशिकीय दवाई। कोशिकीय दवाई से मतलब है कि जिसमें कोशिका प्रेजेंट हो, ठीक है ना। जैसे मेरा हाथ है तो इसमें कोशिका है, तो मैंने ऐसे ही कोई दवाई है, जैसे मैं अगर अदरक की बात कर लूँ तो अदरक को ऐसे लिए, तो अदरक को कोई ऐसे ही यूज कर रहा है, तो क्या है, वो सेलुलर पार्ट है ना, क्योंकि उसके सेल्स वहाँ एकदम प्रॉपर जिंदा हैं। लेकिन उसी को सुखा देंगे तो क्या होगा, ए सेलुलर हो जाएगा, क्योंकि वो अब ख़त्म है, जीवित उवित नहीं रहा कुछ भी, है ना। सेल्स के उसके स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर अब थोड़ी मिलेंगे, सूखेंगे तो सेल्स पता चलेगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ए सेलुलर स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऐसे दवाइयाँ जो डायरेक्टली हमें पौधों के पार्ट से, हिस्सों से ले लिया जाता है, मिल जाता है, उसी को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। और ज्यों का त्यों एज इट यूज किया जाए उसी को हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, अगर पूछ देगा पेपर में प्रॉपर लिखना है भाई, गुंजाइश नहीं चलेगी छोड़ दिया, ये हो गया, भूल गया। 2 दिन समय है, पढ़िए अच्छे से, प्रॉपर देख लीजिएगा वीडियो 1-2 बार और लिख के पढ़ लीजिएगा। राइजोम, अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, ये जो मैंने नोट्स बनाया, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कोई ज़रूरत है, ठीक है ना, बता दीजिएगा अगर ज़रूरत होगा तो। प्लांट पार्ट्स और ड्रग, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अब ऑर्गेनाइज्ड है तो कौन सा प्लांट पार्ट भैया लेके और उसको ड्रग की तरह यूज़ कर लिया जा रहा है, तो राइजोम। राइजोम क्या होता है, आपने ये देखा हुआ है ना, पेड़ों में जड़ होती है, जड़ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा अदरक कुछ इस टाइप से, अदरक ऐसे मान लो, तो ये जड़ नहीं होता है, जड़ इसमें भी निकले होते हैं ऐसे, हल्दी वगैरह, जो गांव के लोग होंगे ना वो देखे होंगे भाई, ऐसे निकला रहता है। तो जो ये वाला पोर्शन है ये राइजोम कहलाता है। तो जैसे दवाई की तरह कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, जिंजर, टर्मेरिक, अदरक और हल्दी, ये डायरेक्ट लिए और यूज कर सकते हैं आप, है ना, कच्चे भी ऐसे यूज कर सकते हैं। रूट, जड़, इपकैक, एकोनाइट, जड़। बार्क, छाल जो है, अर्जुना का छाल, अर्जुन के पेड़ का छाल यूज होता है, सिनकोना का यूज होता है। फ्रूट, फल, पपाया और फेनल, पपाया मतलब पपीता और फेनल मीन्स सौंफ। सीड्स, बीज, इसमें से 2-3 एग्जाम्पल याद रखिए, आप जरूरी नहीं है पूरा याद रखिए। बीज, आलमंड और मस्टर्ड, आलमंड मतलब बादाम और मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल यूज होता है, ठीक है। और लीव्स, पत्तियां भी यूज होती हैं, जैसे धतूर का, डिस्टेलिस का हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट से संबंधित बात है डिस्टेलिस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, उसी मार्फोलॉजिकल में ही
मार्फोलॉजिकल जो है ऐसे बटा था ऑर्गेनाइज्ड में, है ना। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ ही चुके, जो एक्सटर्नल पार्ट को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाए उसी को मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड के हिसाब से वो था कि जो डायरेक्ट लेके यूज़ किया जाता था, और सेलुलर उसे बोलते थे, और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर ड्रग बोलते हैं। और इसका मीन क्या है अनऑर्गेनाइज्ड का, द ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, ये भी प्लांट से ही पाया जाएगा, बट या बाई सम इंटरमीडिएट प्रोसेस, लेकिन कुछ बीच वाले कार्य करके दवाई को यूज़ किया जाएगा। जैसे कि बीच का मतलब अदरक ले रहे थे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन अब इंटरमीडिएट बीच में कुछ पौधे लिए और उसमें या कुछ है उसमें से कुछ अलग प्रोसेस करके हमें लेना पड़ रहा है, तो उसी को अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोल देते हैं। डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, इनडायरेक्ट बोलते हैं। लाइक ड्राइंग, इंसीजन, एक्सट्रैक्शन, जैसे किसी चीज़ को सुखा के यूज करना पड़े, है ना, तो वो चीज़ें हो गई। इंसीजन, चीड़ा लगाएंगे, पौधा है ऐसे, अगर पौधा है इसमें ऐसे चीड़ा लगा दें हम, इंसीजन बोलते हैं। तो चीड़ा लगाएंगे, यहाँ से गम निकलेगा, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे जिन गम गोद यूज होता है ना। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी, एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी एक्सट्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी हर्बल ड्रग्स, किसी भी हर्ब्स वगैरह का उसका कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि उसमें जो एक्चुअल में मटेरियल केमिकल है उसको निकाल लेना, वही एक्सट्रैक्शन कहलाता है। तो ये सब देखो प्रोसेस के द्वारा की जा रही है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या है, कैटेगरी, जैसे ड्राइड जूस, गम, ड्राइड लेटेक्स। कैटेगरी का मतलब कौन कौन सी श्रेणी है, और दवाई का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ड्राइड जूस, एलोए, एलोवेरा का जो आपने देखा होगा हिमालय का ऐसे ऐसे बिकता है फेस वॉश वगैरह, तो वो ड्राइड जूस, या फिर पीने के लिए भी पतंजलि का बिकता है। एलोवेरा का पेट वोट साफ़ करने में मदद करता है एलोए भैया, और एकने उकने जो मुहासे वहासे इन सबको भी ठीक करने में मदद करता है। तो ये यूज़ होता है, ये डायरेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्ट लेंगे तो आप ख़राब हो जाएगा, उसको लेके फिर अच्छे से थोड़ा सा सुखा उखा के प्रॉपर ड्राइड जूस बनाएंगे, है ना। गम, गोंद, ट्रगाकांत, ये निकलता है। ड्राइड लेटेक्स, लेटेक्स से यहाँ सूखा लेटेक्स, लेटेक्स का मतलब है कोई भी दूधदार चीज़ें हो जो दवाई की तरह यूज़ हो, है ना। जैसे ओपियम, अफीम, अफीम जो होता है क्या, उसको चीड़ा लगा देते हैं और उसमें से दूध टाइप का ऐसे कुछ निकलता है और उसको यूज किया जाता है दवा की तरह, दर्द में यूज होता है। ओपियम, अफीम जिसे बोल देते हैं डायरेक्ट, है ना। हाँ, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो बहुत नुकसानदायक होता है, या ब्रेन व्रेन खराब हो जाएगा, ऐसे नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। ब्रेन का मतलब नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, फालतू आप काम करेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है मार्फोलॉजिकल का, थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन हाँ पूछ सकता है तो आप प्रॉपर लिख लेंगे। एडवांटेज क्या है, या मेरिट उसी को बोल सकता है। फायदे, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल टू प्रैक्टिकल पर्पज, इसी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बहुत यूजफुल है। क्यों प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल पार्ट ना, ऐसे आप जड़ लिए और इसका काट उठ के यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल पर्पज से यूजफुल है। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड गुड मेथड, ये बहुत ही लाभदायक और अच्छा मेथड है। इट इज़, ऐसे देखिए नॉर्मली आप ये सब लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी इफेक्टिव क्लासिफिकेशन, इट इज़ वेरी गुड क्लासिफिकेशन। ये अगर ना रहे तो कुछ भी ना याद रहे तो ये तो आप लिख दीजिए फायदे में, है ना। इट इज़ गिव आइडिया अबाउट ड्रग सोर्स, ये हमें दवा के स्रोत का आइडिया देता है, मतलब हम कहाँ से दवाई ले पाए हैं, जड़ से लिए हैं, पत्ता लिए हैं, क्या लिए हैं, ये हमें पता चल जाता है। दिस मेथड इज़ हेल्पफुल टू डिटेक्शन द एडल्ट्रेशन, और ये मेथड, इस मेथड से हम ये भी जान पाते हैं एडल्ट्रेशन की जांच कर सकते हैं। एडल्ट्रेशन क्या होता है, जो दवाइयों में या किसी भी चीज़ में मिलावट कर दिया जाता है उसी की तरीके से दिखने वाली चीज़ों को, उसी को एडल्ट्रेशन बोलते हैं। आप पार्ट 1 फार्माकोग्नोसी का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब चीज़ें मेंशन है। डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्राइंग, पैकेजिंग, ड्रग में बी चेंज्ड, इकट्ठा करते हुए, सुखाते हुए और पैक करते हुए दवाइयाँ हो सकती हैं चेंज हो जाए, क्योंकि सुखाना उखाना ये सब चीज़ें प्रोसेस है ना, बाहरी चीज़ें, तो अगर सेम तरीके की दवाइयाँ दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, तो वो बदल सकते हैं आपस में। इन दिस क्लासिफिकेशन नॉट प्रॉपर्ली स्टडी टू एनिमल ड्रग, इस क्लासिफिकेशन में हम जानवरों से मिलने वाली दवाई के बारे में नहीं पढ़ सकते अच्छे से। इन दिस क्लासिफिकेशन नॉट प्रॉपर्ली स्टडी टू मिनरल ड्रग, इससे क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम मिनरल ड्रग के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ सकते, जो खनिज से जैसे आयरन वगैरह ये सब चीज़ें इस क्लासिफिकेशन में मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है। पौधों के बारे में सिर्फ बता दिया गया, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने ये भी बोला था पेपर में, ये भी आ सकता है फार्माकोलॉजिकल, है ना, फार्माकोलॉजिकल। चलिए, फार्माकोलॉजिकल को थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, फार्माकोलॉजी का आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थेराप्यूटिक वर्ड यूज़ हुआ होगा, लेकिन फार्माकोलॉजी वर्ड आपके सब्जेक्ट में अभी तक नहीं यूज़ हुआ होगा, मतलब आप नहीं अभी ऐसा सिलेबस पढ़े हैं। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है ना, फार्मा मतलब ड्रग, और कोलॉजी या लॉगस मतलब स्टडी, ठीक है ना।
फार्माकोन मतलब ड्रग और लॉगस मतलब स्टडी, तो दवाई का अध्ययन, ये फार्माकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। इसमें देखिए अब क्या होगा, जब हेडिंग ही समझ चुके तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे कि दवाई किस तरीके से काम कर रहा है, दवाई का अध्ययन बताएंगे हम, तो उसको एक ग्रुप में रख देंगे। जैसे इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रू ड्रग आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रू ड्रग एक्शन ऑन बॉडी और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें हम दवाइयों का अध्ययन करते हैं और ये जानते हैं कि वो कैसे शरीर पे कार्य कर रहा है, और उसको एक ग्रुप में रख देंगे। द ड्रग डिफर वट वर्क ऑन सेम आर्गन देन इट ग्रुप टुगेदर। जो वर्क अलग अलग कर रहे हैं लेकिन एक ही अंग पे काम कर रहे हैं तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। एग्जाम्पल है ड्रग एक्शन ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS, ऐसी दवाइयाँ जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करें। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है और ड्रग क्या है, जैसे वो क्या किस अंग पे काम कर रहा है किस तरीके से, और दवाई का नाम क्या है, ये एग्जाम्पल लिख दिया गया। एक नाम दो नाम लिख देंगे आप, बहुत है। तो हार्ट पे क्या दवाइयाँ काम करें, जैसे कार्डियोटॉनिक की तरह काम कर रहा है। कार्डियोटॉनिक यानी आपको ये सब चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा कुग्नोसी की। कार्डियोटॉनिक यानी कि कार्डियो मतलब हार्ट और टॉनिक मतलब मजबूती देने वाला, टॉनिक बोलते हैं ना, टॉनिक दे दो भैया थोड़ा कमजोर फील कर रहे हैं, तो हार्ट को मजबूत करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसे एग्जाम्पल डिस्टैलिस है। कार्डियो डिप्रेसेंट, कार्डियक हार्ट के कार्य को कहीं ना कहीं रोकने वाला, डिप्रेस करने वाला, सिनकोना एक दवाई है। सब हार्ट पे ही देखो काम कर रहे हैं। एंटी हाइपरटेंसिव जो हार्ट के बढ़े हुए प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कम करे, उसी को एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राउल्फिया, ठीक है ना। मेरिट डिमेरिट वही आप जनरली मेरिट डिमेरिट लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव क्लासिफिकेशन, इट इज़ वेरी यूजफुल क्लासिफिकेशन, और लिख देंगे क्लासिफिकेशन वी नो अबाउट ड्रग एक्शन प्रॉपरली। इस फार्माकोलॉजी में हम दवाई का अध्ययन जान रहे थे कि कैसे काम कर रहा है, तो उसको एक ग्रुप में रख दे रहे हैं उठा के, तो इसमें हम दवाई का एक्शन जान पा रहे हैं। वी कैटेगराइज द ड्रग इन अ ग्रुप बाय दिस क्लासिफिकेशन। हम इस क्लासिफिकेशन में दवाई को एक ग्रुप में रख सकते हैं। डिमेरिट क्या है, इट नॉट गिव आइडिया अबाउट ड्रग सोर्स। इसमें हमें ये कोई आइडिया नहीं मिलता है कि दवाई कहाँ से पाई जा रही है। और व्हेन अ ड्रग शो अनदर इफेक्ट इट क्रिएट कन्फ्यूजन। जो दवाई है ये अगर अनदर शो दिखाए, मतलब अलग अलग काम दिखाने लगे, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि किस कैटेगरी में इसे रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। व्हेन अ ड्रग शो अनदर इफेक्ट इट क्रिएट कन्फ्यूजन, और फॉर बेटर नॉलेज स्टडी अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। और ज़्यादा अच्छे जानने पाई के हमें बारे में भी पढ़ना पड़ता, तो ये थोड़ी सी इसकी कमी है। कोई बात नहीं, कमी नहीं, फ़ायदा ये जानेंगे, लेकिन दिक्कत होगी ना भाई जो नहीं पढ़ पाया है ना। अगला क्लासिफिकेशन मैंने बोला था अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ये तो बहुत आसान है आपके लिए, यहाँ के बच्चों को, जो जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, इस कॉलेज में, यहाँ पे तो उनको एकदम याद हो चुका है इन चीज़ों को। क्लासिफिकेशन क्या है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ ओल्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पुराना मेथड है, ठीक है, सब पुराने ही मेथड हैं, ऐसे जनरली आप लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बहुत अच्छा मेथड है क्लासिफिकेशन का। और इसमें अगली लाइन से इन दिस क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं सिस्टम क्रू ड्रग, नीचे लिखा हुआ है क्रू ड्रग अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकली। इसमें जो दवाइयाँ हैं अरेंज की गई हैं, रखी गई हैं सुसंगठित ढंग से, वो अल्फ़ाबेटिकली रखा गया। अल्फ़ाबेट आपने सुना होगा ना, अल्फ़ाबेट मतलब A to Z ABCD जो वर्ड है, लेटर हैं, 26 शब्द आते हैं, उस अनुसार से इसमें दवाइयाँ रखी जाती हैं। जैसे मार्फोलॉजिकल में एक्सटर्नल करेक्टर देख के, और क्या था मार्फोलॉजिकल, उसके बाद क्या था पढ़े हैं हम, फार्माकोलॉजिकल में दवाई के अनुसार दवाई कैसे काम कर रहा है, और अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेट के अनुसार ABCD के अनुसार। जो दवाई ABCD से जिसका नाम A से स्टार्ट होगा उसको एक कैटेगरी में रख दिया जाएगा, B से जो स्टार्ट होगा B कैटेगरी में रख दिया जाएगा, है ना। हाँ, तो लैटिन नेम और इंग्लिश नेम के हिसाब से रखा गया, देखिए ABCD to Z तक, ठीक है। मैनी फार्माकोपिया आर अरेंज्ड बाय दिस सिस्टम। बहुत से जो फार्माकोपिया आप जानते हैं ना, एक फार्मूलरी, एक इट इज़ अ बुक इन विच फार्मूलेशन ऑफ ड्रग आर इंक्लूडेड या रिटेन, है ना, ये फार्माकोपिया कहलाता है। और जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, इन सब में दवाई जो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही रखी गई हैं या लिखी गई हैं। एग्जाम्पल क्या देखिए, अब ABCD ऐसे आप एकदम सीक्वेंस से लिख देंगे, 4-5 लिख देंगे सीक्वेंस से, ज़्यादा नहीं। A to Z आप लिखेंगे तो दिक्कत होगी, समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आप लोग समय भी खराब कर देते हैं, बोलते हैं। तो A से अकेसिया एलोवेरा, B से बेलाडोना, C से क्लोव कैस्टर ऑयल, क्लोव मतलब लौंग, ये रेडी का तेल, एलोवेरा आप जानते ही हैं, डिल मतलब धतूरा भी लिख सकते हैं, D का दिल और धतूरा भी लिख सकते हैं, और E से इफेड्रा, F से फेनल, G से जिंजर, H से हनी, हेना,
आई से इसबगोला और जे से जैस्मीन एक्सेट्रा। एडवांटेज क्या है इसका भैया? सिंपल मेथड, इजी मेथड, क्विकली यूजेबल, और फार्मेसी बाय दिस क्लासिफिकेशन वेरी इजी टू लोकेट द ड्रग। फार्मेसी यानी कि जो हम मेडिकल स्टोर वगैरह खोलते हैं उसमें भी ये सहायक है मेथड A to Z। ए वाले दवाई को ए वाले रैक में रख देंगे हम ऐसे ऐसे, तो ये फ़ायदेमंद है। नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड, इसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड नहीं होता। जैसे हम ए वाले को ए में रख दिए तो अब ऐसा थोड़ी है कि हम फिर बी वाले में भी उस नाम से दवाइयाँ आ जाएंगी, है ना, तो दवाइयाँ रिपीट नहीं होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट नॉट गिव आइडिया अबाउट ड्रग सोर्स, इसमें भी सोर्स का हमें पता नहीं चलता कि दवाई कहाँ से पाया जा रहा है ना, क्योंकि हम बस नाम यहाँ पे देख रहे हैं, ए नाम से तो ठीक है, ए में उठा के रख दो। देखिए इसमें क्या है यार, कॉलेज की टाइम हो रहा है, मुझे ड्यूटी करने जाना है। कोई बात नहीं, आप इतना देख लीजिए, ख़त्म करते हैं उसके बाद, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा चीज़ों को, है ना। तो डिसएडवांटेज यही है, आर नॉट हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएट द ड्रग आर फाउंड फ्रॉम एनिमल एंड मिनरल सोर्स। इसमें ये भी नई चीज़ें पता चलती हैं कि मिनरल सोर्स पाया जा रहा है या फिर जानवर से पाया जा रहा है ना। और थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, मैंने अल्फ़ाबेटिकल बता दिया, मार्फोलॉजिकल बता दिया, फार्माकोलॉजिकल। टेक्सोनॉमिकल क्या है? टेक्सोनॉमिकल को हम बॉटेनिकल भी बोलते हैं, बॉटेनिकल, आपने इंटर में पढ़ा होगा बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम जैसे डिवीज़न, क्लास, है ना, फैमिली, इस हिसाब से दवाइयों को रखते हैं। और एडवांटेज यही है कि इसमें प्रॉपर हम एकदम एक्चुअल में दवाई के बारे में जान पाते हैं, सोर्स वगैरह के बारे में। और नुकसान यही है कि इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, है ना, ये नुकसान है। केमिकल में इट इज़ अ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल मतलब वी नो अबाउट इन दिस क्लासिफिकेशन या ग्रुप्ड द ड्रग अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। जैसे एल्कोलाइड, एल्केलॉइड, फर्स्ट लेक्चर में इन सब के बारे में पढ़ा है। एल्कोलाइड यानी ओपियम, अभी जो देख रहे थे ओपियम जो एल्कोलाइड है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। कीमो टेक्सोनॉमिकल, कीमो मतलब केमिकल और टेक्सोनॉमिकल मतलब यही बॉटनिकल, यानी कि इट इज़ अ ग्रुप या सिस्टमिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इन विच वी नो अबाउट केमिकल एंड टेक्सोनॉमिकल, यानी कि इट्स फैमिली, डिवीज़न, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह। ओके, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं भैया, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये चीज़ें पढ़ लिया, छोटी सी चीज़ें और है, मैं सेकंड लेक्चर वीडियो में सॉरी मैं कर नहीं पाया। अभी ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसको अपलोड कर दूंगा, और मैं शाम तक 1-2 घंटे बाद और चीज़ें अपलोड कर दूंगा। वो लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके बाय बाय, टेक केयर, और कीप वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिए। और अगर नोट्स चाहिएगा तो PDF मैं भेज दूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर बता दीजिएगा आप लोग चाहिए होगा तो, ठीक है। गुड डे, बाय बाय।